सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विजय है और आज की वीडियो का टाइटल है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम। दोस्तों, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो उसका एक स्ट्रक्चर ज़रूर होता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में भी हम क्या करने वाले हैं कि जो जावा का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो हम देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जावा प्रोग्राम की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ तो यहाँ पे सबसे पहला सेक्शन होता है, दैट इज डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। अब डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन मतलब कौन सा, कि जैसे कि मुझे पता चले कि ये जो प्रोग्राम मैंने लिखा है ये मैंने क्यों लिखा है, या मैंने कोई भी क्लास लिखा है तो क्यों लिखा है। ठीक है, ये कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट क्या करने वाला है, पर्टिकुलर मेथड क्या करने वाली है, या फिर अगर मुझे शुरुआत में लिखना है कि ये इस प्रोग्राम का टाइटल क्या है, तो ये सारी चीज़ें जो है हम डॉक्यूमेंटेशन में उसको इंक्लूड कर सकते हैं। मतलब इनडायरेक्टली अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर हमें यूज़ करना है कमेंट सेक्शन। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन मतलब कमेंट सेक्शन। तो यहाँ पे तीन तरह के कमेंट हम यूज़ कर सकते हैं। एक तो होता है ये हमारा सिंगल लाइन कमेंट। अब कमेंट दोस्तों ये पार्ट होता है कि जो कंपाइलर उसे इग्नोर करेगा। ठीक है, अगर मैं कुछ भी चीज़ अगर कमेंट में लिखता हूँ तो वो पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगी। वो सिर्फ प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम कमेंट का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर है सिंगल लाइन कमेंट। ये जो डबल स्लैश आपको दिख रहा है इसके बाद में जो कुछ भी लिखूंगा दैट पार्ट विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, इसीलिए हम इसे कहते हैं सिंगल लाइन कमेंट। फिर है दोस्तों हमारे पास है मल्टी लाइन कमेंट। एक से ज़्यादा लाइन अगर मुझे कमेंट में लिखना है तो मैं इस मल्टी लाइन कमेंट का यूज़ कर सकता हूँ। मतलब यहाँ पे क्या होगा, देखिए स्लैश है, एस्ट्रिक है, फिर जो भी आपको लिखना है आप लिखिए 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 लिखिए। ठीक है, और फिर उसे क्लोज कर दीजिए एस्ट्रिक और स्लैश से। तो सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट ये हम सी प्रोग्रामिंग और सी प्लस में प्रोग्रामिंग में देख ही चुके हैं। जावा ने एक नया इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज नोन एज डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। मतलब ये जो डॉक्यूमेंटेशन कमेंट है इसका यूज़ हम डॉक्यूमेंटेशन जनरेट करने के लिए कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। अब ये जो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन है दिस इज ऑप्शनल बट सजेस्टेड। ठीक है, इसे लिखना ही चाहिए ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है, बट इसे सजेस्टेड किया जाता है। ठीक है, जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखोगे तो आप शुरुआत में लिख सकते हो प्रोग्राम का नाम। उससे क्या होता है कि प्रोग्राम की जो रीडेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। मतलब कोई नया यूज़र अगर आपका प्रोग्राम, आपका सोर्स कोड अगर देखता है तो उसे समझ में आ जाएगा कि इस प्रोग्राम में क्या है। फिर नेक्स्ट आता है पैकेज स्टेटमेंट। पैकेज स्टेटमेंट मतलब जैसा कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ पैकेज विजय, किसी भी क्लास को डिफाइन करने से पहले अगर मैं लिखता हूँ पैकेज विजय, इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसके बाद अब मैं जो भी क्लासेस लिखने वाला हूँ वो इस पैकेज जिसका नाम है विजय उससे बिलोंग करता है। ठीक है, ताकि इन क्लासेस को मैं बाद में रीयूज कर सकता हूँ। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि हम कोई भी जो क्लासेस है उसको हम रीयूज कर सकते हैं। रीयूजेबिलिटी इज द मेन एडवांटेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे कि पैकेज लिखेंगे, फिर हमें जो पैकेज का नाम देना है वो दे सकते हैं। जैसा कि हम सी और सी प्लस प्लस में हेडर फाइल का यूज़ करते हैं, बस यहाँ पर भी हमें पैकेज का यूज़ करना है, लेकिन यहाँ पर हम खुद का पैकेज बना रहे हैं। तो अगेन ये भी क्या है, दिस इज ऑप्शनल, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको इसको यूज़ करना ही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट आएगा फिर आपका इम्पोर्ट स्टेटमेंट। सी प्लस प्लस में हम लिखते थे हैश इंक्लूड stdio.h या फिर iostream.h। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे, कोई भी प्रोग्राम लिखने से पहले उसकी सारी जो भी फाइल्स है उसके रिलेटेड जितना भी फंक्शंस है वो सारी हम क्या कर रहे थे वहाँ पर लोड कर रहे थे, इंक्लूड कर रहे थे। सिमिलरली यहाँ पर भी हमें क्या करना होता है कि जब भी हमें कोई प्रोग्राम लिखना है जावा में, अगर हमें कुछ ऐसे फंक्शन का यूज़ करना है, ऐसे मेथड्स का यूज़ करना है, ऐसे क्लासेस का यूज़ करना है जो कि ऑलरेडी डिफाइन है, किसी ने उसे ऑलरेडी डिफाइन किया है, लेकिन हमें वो हमारे प्रोग्राम में यूज़ करना है, तो उस समय हम इस स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसा मैंने ऊपर अभी सपोज ये पैकेज मैंने खुद का बनाया है, उस पैकेज को मैं कहीं और इंक्लूड कर सकता हूँ, इंपोर्ट कर सकता हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने import vijay.test। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मैं इंटरप्रेटर को बोल रहा हूँ कि विजय पैकेज में से जो टेस्ट क्लासेस है वो यहाँ पर लोड करो। मतलब जैसा हम वहाँ पर इंक्लूड कर रहे थे सी और सी प्लस प्लस में, यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना है। तो जावा प्रोग्रामिंग में नंबर ऑफ पैकेजेस है। ठीक है, लेकिन अगेन ये भी चीज़ जो है ये ऑप्शनल है, क्योंकि कुछ प्रोग्रामिंग मतलब ये हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें पैकेजेस इंपोर्ट करना होता है। तो नेक्स्ट सेक्शन आता है दोस्तों इंटरफेस स्टेटमेंट। अब ये इंटरफेस स्टेटमेंट यानी क्या, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है। इनहेरिटेंस के जो टाइप है उसमें का एक टाइप है मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है,
जो कि C++ में मल्टीपल इनहेरिटेंस का हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, बट जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। तो उसे तो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन मल्टीपल इनहेरिटेंस को इनडायरेक्टली हम यूज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग इंटरफेस। अब इंटरफेस क्या है? इंटरफेस एक क्लास के जैसा ही है जिसकी एक बॉडी होती है। डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि इंटरफेस में आपको सिर्फ मेथड डिक्लेरेशन ही लिखना है, मतलब मेथड जो रहेगी विदाउट बॉडी आपको लिखना है वहाँ पर। आप इंटरफेस में मेथड को डिफाइन नहीं कर सकते, आपको सिर्फ मेथड वहाँ पर डिक्लेयर करना है। तो जब भी हम इनहेरिटेंस के बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा उस समय मैं इसको डिटेल में आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी सिर्फ आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि भाई इंटरफेस भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। सो अगेन दिस इज ऑल्सो ऑप्शनल। फिर आता है क्लास डेफिनेशन। देखिए दोस्तों, जावा इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, दैट मीन्स एवरीथिंग इज इन जावा दैट इज क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। तो क्लास डेफिनेशन, जैसा कि मैंने ऊपर बोला आपको कि इंटरफेस में आप सिर्फ मेथड डिक्लेरेशन लिख सकते हो, तो क्लास में जो है आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, आप मेथड को डिफाइन कर सकते हो। तो ऐसी जो क्लासेस रहेगी, जो क्लास डेफिनेशन रहेगी, वो नंबर ऑफ क्लासेस डेफिनेशन रहेगी, मतलब यूजर के हिसाब से या फिर प्रोग्रामर के हिसाब से उसे उसकी प्रोग्राम की क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से क्या करेगा, वो क्लास को डिफाइन करेगा। तो ये भी पार्ट जो है दैट इज ऑल्सो ऑप्शनल। सिर्फ ये जो लास्ट वाला सेक्शन है दैट इज मेन मेथड क्लास, ये बड़ा कंपलसरी होता है, ठीक है। इसे आपके जावा प्रोग्राम में, मतलब जो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन आपका रहेगा उसमें आपको मेन मेथड क्लास लिखना ही लिखना है, क्योंकि यहीं से क्या होगा, इंटरप्रेटर एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करेगा। यही वो मेन मेथड क्लास रहेगा जिसमें हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे, ठीक है। जो ऊपर हमने क्लास को डिफाइन किया है उसका हम ऑब्जेक्ट इस मेन मेथड में क्रिएट कर पाएंगे, और फिर बाय यूजिंग दैट ऑब्जेक्ट हम उसमें कम्युनिकेशन कर पाएंगे। तो मेन मेथड क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर और यहाँ पर जो लिखा है मैंने मेन मेथड डेफिनेशन, इसका मतलब क्या होगा कि वही पब्लिक स्टैटिक वॉइड मीन स्ट्रिंग ARGS, ठीक है। ये हमको मेन मेथड वहाँ पर लिखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्या होता है, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन शुरुआत होती है, नंबर ऑफ क्लासेस होती है, बट इंटरप्रेटर जो है वो मेन क्लास से ही, मेन मेथड क्लास से ही एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। तो दोस्तों ये जो मैंने 6 सेक्शन आपको बताया, यही एक जनरल स्ट्रक्चर है जावा प्रोग्राम का। मतलब कोई भी जावा प्रोग्राम आप ले लो उसमें ये चीज़ें जो है ये आएगी, ठीक है। सो दिस इज इजेंशियल पार्ट, मतलब ये जो मैंने मेन मेथड क्लास बोला है दिस इज इजेंशियल, ये आपको लिखना ही लिखना है। तो मैं अभी ये जो मैंने बोला है मेन मेथड का, सो ये स्टैंड अलोन एप्लीकेशन के लिए बोल रहा हूँ। आई होप आपको ये वीडियो जो है समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।